हाँ, ये आ गया 2D एरे में। 2D एरे में अ, यानी कॉलम्स को भी हमको रीड आउट करेंगे, ठीक है ना। 1D एरे में क्या होता है कि मल्टीपल रोज होती हैं और सिंगल कॉलम होता है, ठीक है। और उसके लिए हमें सिंगल लूप की चाहिए होती है। 2D एरे में हमें मल्टीपल लूप चाहिए, ठीक है। एक आउटर लूप होगा, एक इनर लूप। अब जैसे इसमें कितने कॉलम्स आ रहे हैं, ये कॉलम्स हैं और ये रो, 3 रोज हैं और 5 कॉलम, ठीक है, 3 × 5। अब कह रहा है इन 2D एरे देर आर 2 इंडिसेस फॉर एग्जांपल फ्रॉम द टेबल पोजीशन 0, 0 इज 10। यानी ये 0 और ये 0 रो है और 0 कॉलम, तो 10 यहाँ पे स्टोर। पोजीशन 0, 2 का मतलब ये 0 कॉलम और सेकेंड रो 7 स्टोर है। पोजीशन 4, 2 पे यानी 4th कॉलम है और रो नंबर 2 पे 24 स्टोर। सही, ये पॉइंट क्लियर। ठीक है। इसमें ये फर्स्ट रो हो सकता है और ये कॉलम, या इसको आप कॉलम बना लें, इसको रो बना लें, ठीक है। इन्होंने रो, कॉलम और रो लिया हुआ है, तो करल रो के लिए अलग ग्रुप होगा और कॉलम के लिए सेपरेट ग्रुप। अगेन जिस तरह हमने 1D एरे में देखा था, वैल्यूज इंसर्ट करनी होती है एरे के अंदर, यहाँ पे भी हमने वैल्यू इंसर्ट करनी। यू नीड टू नो विच पोजिशन दैट इज बोथ इंडिसेस द क्रॉस एंड द डाउन। जैसे ये रेड को स्टोर करना है, स्टोर रेड इन द फर्स्ट पोजिशन इन द एरे कलर। एरे का नाम कलर है, ये रो का इंडेक्स है और ये कॉलम का इंडेक्स, तो वहाँ पर रेड जो है स्टोर हो, ठीक है। स्टोर 10 इन द एरे डेटा इन एलिमेंट 4 अक्रॉस एंड 3 डाउन। तो डेटा एरे पे 4th रो और 3rd कॉलम पे, यानी 4th मेरे इसमें कॉलम लिया तो 4th कॉलम है और 3rd रो, ये 10 स्टोर हो जाए। समझ आ गई बात। जी। हेलो। जी जी, हाँ समझ आ गई। जी। तो आपने इंसर्ट किया है तो उसे डेटा गेट भी करना होगा, इन्हें डिस्प्ले करना होगा। उसके लिए हम प्रिंट कमांड यूज़ करते हैं। यू नीड टू नो बोथ इंडेक्सेस टू एक्सेस डेट, तो यहाँ पे दोनों इंडेक्सेस, दोनों इंडेक्स देंगे। आउटपुट द डेटा इन द एरे, डेटा एरे का नाम एरे डेटा, एलिमेंट 5 अक्रॉस मतलब कॉलम एंड 1 डाउन, रो 1। तो आउटपुट कमांड लिख देंगे जो शो करेगी डेटा स्क्रीन पर, ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर एरे डेटा, एरे का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसके इंडेक्स आते हैं, फिर 4th कॉलम है और फर्स्ट रो है। कॉलम हमेशा 0 से स्टार्ट होती वो डिपेंड करता है, हर लैंग्वेज का अपना एक फॉर्मेट है। 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 1 से भी स्टार्ट होता है, ठीक है, वो मेंशन होता है। ठीक है। है। अब जैसे कि लिखा एक्सेस द डेटा इन द एरे कलर द फर्स्ट एलिमेंट अक्रॉस एंड द 3rd डाउन। अक्रॉस का मतलब ये ले रहा है कॉलम, और डाउन का मतलब रो, रो ले रहा है। ये फर्स्ट अक्रॉस ना, 3rd डाउन, तो यहाँ पे इसका मतलब 0 रो है, 2nd रो यानी 3rd। तो कलर एरे, इस पोजीशन में जो भी कलर पड़ा हुआ है वो कलर एक्सेस के वेरिएबल में स्टोर करते हैं और वहाँ से हम प्रिंट करा रहे हैं।
समझ आ गई? जी। फिर कह रहा है यूजिंग वेरिएबल एज इंडिसेस, each index can be stored in a variable in the same way as they can be in a 1D। तो जहाँ पे हमने जब वन डी एरे किया था, ठीक है, वहाँ पे मैंने वेरिएबल को यूज़ किया था, और यहाँ पे भी कर सकते हैं, यानी इंडेक्स को वेरिएबल असाइन कर देंगे। जैसे ये 4 को हमने फर्स्ट में स्टोर कर दिया, 3 को हमने सेकंड में स्टोर कर दिया। आउटपुट कमांड के थ्रू हम वैल्यू शो कर देंगे। एरे डेटा, एरे का नाम है फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये इसके इंडेक्स है। इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी, जो भी कलर होगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम यूजर प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं। आउटपुट इंटर डायमेंशन 1, ये यूजर प्रॉम्प्ट है, और यहाँ पे आप इनपुट कर देंगे, इस इंडेक्स 1 पे इनपुट कर देंगे। आउटपुट इंटर डायमेंशन 2, तो इंटर इनपुट कर देंगे इंडेक्स 2। ठीक है। इंडेक्स 1 पे जो भी वैल्यू आपने स्टोर, ठीक है, और इंडेक्स 2 एरे, एरे का नाम, ये फर्स्ट करें रो है, और ये कॉलम। पोजीशन पे जो भी आपने वैल्यू डाली वो डेटा में स्टोर हो जाएगी, डेटा वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। समझ आ गई बात? जी। अब ये कह रहे हैं यूजिंग आइटरेशन टू रीड एंड राइट। तो रीड करने के लिए लूप अलग होगा, और राइट करने के लिए आउटपुट लूप अलग होगा। ठीक है। अब कह रहा है ड्यू टू द टू डायमेंशन यू नीड टू नेस्टेड to read through all the data element. You think about the table again. One loop goes through the column and one loop goes through the row. ये वही बात कर रहे हैं कि जब आप 2D एरे हैंडल करेंगे तो आपको दो लूप चाहिए, एक रो को हैंडल करेगा और एक कॉलम को हैंडल करेगा। The first loop will check row 1, the column will change from 0, 1, 2, 3। तो आप रो 1 पे रहते हुए कॉलम को रीड करेंगे। इसका सीक्वेंस क्या होता है कि अगर आपने फर्स्ट कर ले, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर, ठीक है, फॉर रो इक्वल 1 to 5, 1 to 5, ये आउटर लूप हो गया। और इधर आ जाएगा फॉर कॉलम, इधर आ जाएगा फॉर कॉलम। सर इसमें कॉलम 5 नहीं। हाँ, मतलब ये 5 ही है ना कॉलम। कॉलम 5 और रो 3 है। हाँ, चलो ऐसे कर लेते हैं। हम कहते हैं जी फॉर रो इक्वल 1 to या 0 to 3, 0 to 2, और इधर आ जाएगा फॉर कॉलम 0 to 5। तो अगर जब आउटर लूप यहाँ पे पहुंचेगा तो ये 0 रो पे अटक जाएगा, पहले इन तमाम कॉलम को रीड करेगा। ठीक है, 0 रो होगी, इनर लूप वर्क करेगा। 5 टाइम जब कॉलम चल मतलब यूज अप हो जाएगा, उसके बाद रो चेंज हो, फिर इधर आएगा आउटर लूप, तो इनर लूप 5 टाइम चलेगा। फिर सेकेंड रो पे रहते हुए इनर लूप 5 टाइम दोबारा चलेगा। ठीक है, और थर्ड रो पे रहते हुए दोबारा 5 टाइम लूप चलेगा। तो इनर लूप डिपेंड कर रहा होता है आउटर लूप पे ना। समझ आ गई बात? तो इस तरह रन होता है। अब ये दिया हुआ ना, ऊपर सिंटैक्स दिया हुआ है, नीचे एग्जाम्पल।
इट इज बेस्ट टू यूज काउंट कंट्रोल लूप टू गो थ्रू द एरे। काउंट कंट्रोल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें एरे का साइज पता होता है। सबसे पहले वो लिखा फॉर रो फर्स्ट इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स, जैसे यहाँ दिया हुआ 0 से लेकर 2 तक। पर कॉलम फर्स्ट इंडेक्स टू लास्ट इंडेक्स, जैसे यहाँ पे दिया 0 to 9। कोड टू रन, जो भी आपने कोड लिखा होगा, जैसे यहाँ आउटपुट डेटा एरे कॉलम कामा रो, यहाँ पे जो भी वैल्यूज होंगी वो शो हो जाएंगी। नेक्स्ट रो, ये नेक्स्ट रो नहीं नेक्स्ट कॉलम आएगा, नेक्स्ट कॉलम। ठीक है। और और ये नेक्स्ट काउंट लिख दिया, ये नेक्स्ट रो होगा कि जो वेरिएबल नेम यहाँ होता है वही नेक्स्ट में आता है। समझ में आई बात? ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, आगे बढ़े। जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ट्राई कर सकते हो। कंस्ट्रक्ट अ 2D array of type string with 50 rows and 25 column and initialize all that। अच्छा, एक चीज आपको मैंने नहीं बताई गई। अच्छा, 1D array में तो बताया था आपने, एरे डिक्लेयर करना है यहाँ पे। 1D array डिक्लेयर लेकिन कर, हाँ। यानी ये 2D array भी डिक्लेयर करोगे, जिस तरह 1D array डिक्लेयर करते थे। एरे को नेम कुछ भी दे सकते? हाँ, कोई भी दे दो नाम, डी array कर दो। और डिक्लेयर करने का प्रोसीजर याद है ना? ठीक। अच्छा, क्या हुआ?
भेज दिया। भेज दिया। आपने डिक्लेयर वर्ड्स, ठीक है, एरे, ठीक है, कॉलम जीरो रो जीरो। हाँ, कॉलम जीरो रो जीरो करने की जरूरत नहीं है कुछ नहीं। कहा है इनिशियलाइज ऑल दिया। हाँ, ये देखो ना, डिक्लेयर, ठीक है, आपने वर्ड्स के नाम से कर दिया एरे 1 to 50। अच्छा, ऊपर अगर 050 है ना तो नीचे भी 050 आएगा, समझ आया। वो जीरो काट के मैंने 1 लिखा है। हाँ, लेकिन वो इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है ना, वो जो कॉलम जीरो रो जीरो लिखा है ना उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है उसने हम क्वेश्चन में कहा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? नहीं, वो तो उसने आपकी मर्जी है। क्वेश्चन में कहा हुआ है इनिशियलाइज। हाँ, तो ये यहाँ पे हो रहा है ना इनिशियलाइज, ये जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं ना, ये इनिशियलाइजेशन की हो रही है ना यहाँ पे। ये रो वन इसकी ठीक लोअर है। बाउंड है और 50 इसकी अपर बाउंड है, ये कॉलम है, ठीक है। इनिशियलाइज वहाँ करते हैं जब टोटल काउंट करवाना हो। ठीक है। अच्छा, अब रो के लिए ना रो इंडेक्स रख लिया करो। आपने पहले कॉलम ले लिया, ये भी ठीक है, 1 to 25, कॉलम 125। हाँ, ये रो है ना, ये कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे पहले रो लिया हुआ है, ठीक है। आपने कॉलम ले लिया, वो भी ठीक है, पर रो इंडेक्स, ठीक है, आपने कॉलम आपने रो लिया हुआ, ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, इनपुट नहीं कराना, इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? Construct 2D array of type string with 50 rows and 20 columns and initialize all the element। हाँ, इसमें थोड़ा मिसिंग था, हमने ब्लैंक से इनिशियलाइज करना है इसको। यानी इनिशियलाइज कैसे होगा? एरे का नाम लिखोगे, एरे का नाम लिखोगे, ठीक है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर लिखोगे, जैसे यहाँ पे रो इंडेक्स आ गया, कॉलम इंडेक्स आ गया, इक्वल राइट साइड पे जो कुछ भी है वो एरे के हर रो और कॉलम पे वो वैल्यू आती जाएगी। यानी इस तरह आपका एरे बना हुआ है, ठीक है। फर्ज कर लें कि ये 3 कॉलम्स हैं और ये रोज है, तो इन ये ब्लैंक जो है ना यहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ स्टोर होगा फर्स्ट रो, ई कॉलम, फिर सेकंड रो पे आएगा, ये ब्लैंक स्टोर होता जाएगा, समझ आया। और जी। यहाँ पे आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ, नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा और यहाँ नेक्स्ट रो आ जाएगा, ये तो ठीक है। आप इंडेंटेशन का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सही। ठीक। इंडेंटेशन को थोड़ा बेटर कर लो ताकि ये मोर रोबस्ट हो जाए। ऑलमोस्ट आपको प्रॉब्लम सही है, तो आपने इस लाइन को क्लियर करना है, ये वाली लाइन। रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने ब्लैंक एरे डिक्लेयर करना है, ठीक है। ठीक। अब क्या करना है, देयर इज ऑलरेडी एन एरे नेम। अब ऑलरेडी का मतलब है कि ऑल एरे पहले से डिक्लेयर्ड है, पहले पहले से डिक्लेयर्ड है सर्च बॉक्स के नाम से। हाँ, सही सही। यानी हमने सर्च करना है, सर्च बॉक्स का नाम एरे बना विद 5 rows and 3 columns। सर्च फॉर द वर्ड एम्प्टी इन दिस एरे एंड प्रिंट हाउ मेनी लाइन इट वाज फाउंड इन। यानी एरे में एम्प्टी कितनी बार आया ये काउंट करना है। एरे पहले से बना हुआ है इसलिए डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब भी सर्च लिखा होगा, यानी जब आपने कोई वैल्यू वैल्यू या वैल्यू को सर्च करनी हो तो इफ कंडीशन यूज होगी।
क्योंकि मैच करना होगा ना, समझ आई बात। क्या? इसमें एरे को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कर लें ज्यादा बेहतर है। चलिए आप करा देंगे, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं ना कि सर्च बॉक्स के नाम से ऑलरेडी एरे डिक्लेयर्ड है, ठीक है, बना हुआ है, और उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई एम्प्टी, उसको सर्च करना है, और सर्च करने के बाद उसको काउंट भी करना है कि पूरे एरे में 1 to 5 रोज और 1 to 3 कॉलम्स के अंदर वो कितनी बार एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और फिर उसको काउंट करना है। अब ये देखो, इस लाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर रेफरेंस के अगर एरे डिक्लेयर करना होगा तो आपने ऐसे किया होगा। फिर हमने एक वेरिएबल ले लिया डिक्लेयर सर्च वर्ड के नाम से, आप हैश स्ट्रिंग, क्योंकि जिसको सर्च करना है वो इसके अंदर स्टोर होना चाहिए। एक हमें लाइन काउंट या टोटल के नाम से वेरिएबल ले लोगे, हमने लाइन काउंट के नाम से ले लिया, ठीक है, और जब फाउंड हो जाएगा तो हमने एक डोमेन वेरिएबल लेके जाके हम वहीं पे ब्रेक कर दें कि जहाँ पे वो फाउंड हो जाए, ताकि फर्दर सर्चिंग ना करें। हमने एक वर्ड स्टोर कर दिया एम्प्टी, इसको सर्च वर्ड के अंदर ना, कि हमने इसको मैच कराना। लाइन काउंट जिस पे टोटल होता है उसको इनिशियलाइज बाय 0 कर देंगे। यहाँ तक क्लियर? जी है, आरिफ, यहाँ तक क्लियर? हेलो, आवाज आ रही? अच्छा, ये बताएं कि इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर रेफरेंस डिक्लेयर किया हुआ है कि डिक्लेयर होगा तो ऐसे होगा। ये वेरिएबल आपको एक चाहिए सर्च वर्ड के नाम से, एक लाइन काउंट के नाम से, और एक फाउंड के नाम से। फाउंड इसलिए हमने रखा हुआ है ताकि अगर वर्ड सर्च हो जाए तो वहीं से हम इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है, इसको ट्रू कर देंगे। एम्प्टी वर्ड सर्च करना है, मैंने ठीक पहले है। से इसमें स्टोर कर दिया सर्च वर्ड के अंदर, और चूंकि काउंट भी करना है तो उसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर देंगे। यहाँ तक क्लियर? जी। अब लिखा फॉर आई फ्रॉम 1 to 5, तो ये है रो, ठीक है। इनिशियली फॉल्स को हमने फाउंड में फाउंड की वैल्यू फॉल्स कर दी कि अभी ज़ाहिर है ये वर्ड फाउंड नहीं हुआ। उसके बाद कॉलम, ये कॉलम का लूप है जे फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। रो 1 पे रहते हुए ये 1 to 3 कॉलम को सर्च करेगा। यहाँ पे इफ कंडीशन आ जाएगी, इफ सर्च बॉक्स, एरे का नाम सर्च बॉक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये रो का इंडेक्स, ये कॉलम इक्वल हो जाता है सर्च वर्ड के, यानी यहाँ पहले से एक वर्ड होना चाहिए एम्पली, और हमने चूंकि सर्च वर्ड के अंदर एम्पली लिखा हुआ है, तो यानी दोनों वर्ड बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये फाउंड ट्रू कर देगा, और यहीं से हम ब्रेक कर देंगे। तो जब ठीक तक है। इस, ठीक है, एंड इफ हो गया, एंड फॉर हो गया। अगर अच्छा, जैसे ही इनर लूप से बाहर आएगा तो हम यहाँ पे कह देंगे इफ फाउंड देन लाइन काउंट इक्वल टू लाइन काउंट +1, यहाँ पे काउंटिंग अपडेट हो जाएगी।
अभी काउंट की वैल्यू 0 ही है इसमें। पहले तो जीरो थी ना, फर्ज कर लो कि उसको क्या कहते हैं, यानी जब इनर लूप, क्योंकि देखो ये ऐसे है ना, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ऐसे तीन कॉलम बने। तो किसी एक बॉक्स में एम्प्टी मिला, अब ये फर्स्ट रो है ये, ठीक है। तो पहले इसको सर्च करेगा, फिर इसको सर्च करेगा, फिर इसको सर्च करेगा। तो यहाँ पे एम्प्टी मिल गया इसको, सही है। जब ठीक बाहर है। आएगा तो इसको अपडेट कर देगा 0+1, ठीक है। अब उसके बाद इधर जाएगा, रो अपडेट हो जाएगी। तो ये रो 1 थी, अब ये रो 2 पे आ जाएगा। अगेन फॉल्स इक्वल टू, अभी इनिशियली फॉल्स जो है, फाउंड वेरिएबल फॉल्स हो जाएगा। फिर ये ठीक है। चलेगा फॉर जे फ्रॉम 1 to 3, यानी इसको सर्च करेगा, इसको सर्च करेगा, इसको सर्च करेगा। तो फर्ज करें दो बॉक्सेस में इसको मिल गया, ठीक है। तो जब ये बाहर आएगा, ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट तो सिर्फ तब चलेगी ना अगर इफ फाउंड की स्टेटमेंट ट्रू होगी, अगर फॉल्स होगी तो इंक्रीमेंट नहीं होगा। हाँ ट्रू हो गया ना, तो देखो इसको पहला आइटम यहाँ मिल गया ना, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। जहां जहां इसको मिलेगा ना, ठीक जैसे है। इसको, हाँ वहां से बाहर आ जाएगा। तो जब बाहर आएगा तो ये अपडेट कर देगा लाइन काउंट को। उसके बाद ये रो थर्ड पे जाएगा। तो जरा मुझे 2 मिनट दें, मैं फिर ठीक इसको है, आपसे कॉपी करता हूँ। ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ।
हाँ अभी हो गया। यार हैव यू डन? आ रही आवाज आ रही? हाँ बोलो। ये कॉपी तो हो गया। इसमें सीधा सिर्फ हम ब्रेक लिख देंगे, फाउंड इज इक्वल टू ट्रू के नीचे, और कुछ नहीं आएगा। हाँ वो जैसे ही मिल जाएगा ना यहाँ से ब्रेक हो जाएगा वो। जैसे वो और रो, ये पहला। देखो रो वन कॉलम वन पे है ना, रो वन कॉलम वन पे है। अब कॉलम वन पे ही उसको मिल गया है, वहीं से ब्रेक हो जाएगा। फिर वो रो वन कॉलम टू को देखेगा। सही है। यानी जब तक कॉलम थ्री सर्च नहीं हो जाते तब तक वो
सर्च करता रहेगा। और ये जो पहला एंड फॉर है, ये बेसिकली रो के लिए है, फिर उसके बाद फिर इफ स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद फिर एंड फॉर है, वो कॉलम के लिए ऐसे। ये कॉलम के लिए है और ये रो के लिए। ठीक है। समझ आई? आगे बढ़े। तो दोनों के बीच में इफ स्टेटमेंट, दोनों एक साथ। ये वाला, ये वाला। एक हमने एंड फॉर किया, फिर इफ स्टेटमेंट लगा, यही वाला, उसके बाद नहीं, फिर एंड फॉर हुआ ना। हाँ ये तो एंड फॉर है ना, इन लूप। देखो, रो वन कॉलम वन, रो वन कॉलम टू, रो वन कॉलम थ्री, रो वन कॉलम, अच्छा। नहीं सॉरी, थ्री पे एंड हो जाएगा ना, हाँ। तीन कॉलम है। ठीक है, एंड हो जाए। हाँ तो ये जब ये बाहर आ जाएगा, इनर लूप से बाहर आएगा, तो इसको ये लाइन मिलेगी इफ फाउंड। तो रो वन पे रहते हुए उसको ठीक है, कितनी लाइन पे ये मिला, ठीक। एम्प्टी एम्प्टी जो भी था, वो काउंट कर देगा। अगर कोई मिला है काउंटिंग मिलेगा, नहीं मिला तो अब रो चेंज होगी, अब रो टू कॉलम वन। ठीक है, अच्छा फिर रो टू कॉलम टू, रो टू कॉलम थ्री, इस तरह ही सर्च करेगा एवरी टाइम। ठीक है, ठीक। इसको आगे बढ़ाओ। ये देखो, सर्च बॉक्स, रो वन कॉलम वन। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, रो वन कॉलम वन एम्प्लॉय, रो वन कॉलम टू एम्प्ली, रो वन कॉलम थ्री मैनेजर। तो ये वन काउंट हो जाएगा यहाँ पे। अब रो चेंज होगी, इन रूप से बाहर आएगा, काउंट लाइन काउंट में ये वन आ जाएगा। फिर ये टू वर्कर, रो टू कॉलम वन, रो रो टू कॉलम टू स्टाफ, और इसमें इसको रो टू कॉलम थ्री दोबारा मिल गया। तो अब लाइन प्लस वन हो जाएगा, टू हो जाएगा। अच्छा। सही है। अब ये फिर रो चेंज होगी, ठीक है। ठीक। इंटर्न मिला, रो थ्री कॉलम वन, रो थ्री कॉलम टू असिस्टेंट, रो थ्री कॉलम थ्री एम्प्लॉय। तो यहाँ पे वो काउंट ऐड नहीं, काउंट अपडेट नहीं होगा क्योंकि उसको नहीं मिला। फिर रो चेंज होगी, रो फोर कॉलम वन पे मिल गया एम्प्लॉय, यहाँ पे ये बाहर आएगा तो अपडेट हो जाएगा, रो फोर कॉलम टू, रो फोर कॉलम थ्री। तो जैसे ही अनुरूप से बाहर आएगा, ये प्लस थ्री हो जाएगा, प्लस वन होके थ्री आ जाएगा। सर्च बॉक्स, रो फाइव कॉलम वन, रो फाइव कॉलम टू, यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आखिर में प्रिंट कर देगा कि ये जो एम्प्टी वर्ड है, जो हमने आगे देखा है, ये द वर्ड एम्प्टी वाज फाउंड इन लाइन काउंट लाइन्स। समझ आ गई बात? जी। ये ये लिखा है, द वर्ड एम्प्टी वाज फाउंड इन थ्री लाइन्स। काउंट करके बताए कितनी लाइनों में था। सही। ठीक आगे चल। है। इसको कैसे कंपेयर करेंगे, इसमें तो हमारे पास है ही नहीं वर्ड।
इसमें क्या है, सर्च 2D array with 50 element by 100 element for the value input the user। यानी एरे जो है पहले से तो ये डिक्लेयर्ड है, एरे पहले से, 50 कॉलम 100 रोज कर लें, या हमारे ऊपर है, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ मतलब बिल्कुल। तो उसमें जब आप वैल्यू इनपुट कराएंगे ना तो उससे कंपेयर करेगा ना एरे के साथ। वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। वैल्यू तो ऑलरेडी स्टोर्ड है ना, आप आप इनपुट करेंगे ना वैल्यू। वो कह रहा है सर्च आर 2D एरे, सर्च का मतलब हुआ कि एरे पहले से डिक्लेयर्ड है और वैल्यू स्टोर्ड है उसके अंदर, ठीक है। कितने एलिमेंट, विद 50 एलिमेंट बाय 100 एलिमेंट, तो 50 रोज होंगी, 100 कॉलम होंगे। इसको हम 5 10 कर लेते हैं फॉर द वैल्यू इनपुट बाय द यूजर। अब यूजर इनपुट करेगा वैल्यू, तो आपका जो प्रोग्राम है वो सर्च करेगा एरे में से, सर्च करेगा एरे में से। मुझे नहीं करना आ रहा पहले, क्योंकि इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई थी और उसको सर्च करनी थी। अब इसमें वैल्यू नहीं है। हाँ तो देखो उसमें इनपुट नहीं था ना, इसमें हम इनपुट करा लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट, ठीक है, हम इनपुट कराएंगे ना, तो जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो एरे में से सर्च करेगा, ये एरे बना होगा, ठीक है। ये इस तरह का एरे बना होगा, इस जो भी वैल्यू इनपुट करोगे ना वो इस एरे में से सर्च करेगा। नहीं समझ आया? वैल्यू ऑलरेडी एरे के अंदर स्टोर्ड है, देखिए ये एक एरे है, ठीक है। ठीक है, ये एक एरे है जिसमें सब कुछ स्टोर्ड है, यानी एरे डिक्लेयर्ड भी है और एरे खाली भी नहीं है, इसमें वैल्यू सब पड़ी हुई है। मैं इनपुट करूंगा ना, यहाँ मैं इनपुट करूंगा, इसके ठीक। आगे वैल्यू लिखूंगा, वो जाएगा इधर। अब जो नीचे जो आपने कोड लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग ये एरे को सर्च करेगा। तो जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखी होगी, फर्स्ट पर ABC लिखा हुआ है, ABC को हर एरे एरे रो पे और कॉलम पे सर्च करेगा, जहां मैच हो जाएगा वहां पे वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा। हाँ जब भी देखो, मैंने तो पहले बताया था, जब भी वैल्यू सर्च करनी हो ना एरे में से, इसका मतलब एरे पहले से डिक्लेयर्ड है, सारी वैल्यू वहां पे स्टोर है। पिछले प्रोग्राम में ना इनपुट नहीं लिया था हमने, फिक्स वैल्यू चेक करवाई थी, सर्च करवाई थी, एम्प्टी। अब आप रन टाइम इनपुट दे रहे हैं ना, रन टाइम, आपको एक वैल्यू सर्च नहीं कर रहे। जब भी प्रोग्राम चलाएंगे एवरी टाइम आप डिफरेंट वैल्यू देंगे, वो एरे में सर्च करके ला के देगा। समझ आई? अच्छा। बना लोगे, डिस्कस कर लें? देख। आप देख लो, वरना हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कर लें डिस्कस। हाँ कर लेते हैं डिस्कस। ये ऑलमोस्ट सेम प्रोग्राम है जो पीछे किया है, बस इसमें इनपुट ले रहे हैं। हम्म। जब भी सर्च का आएगा ना तो एरे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ये ये यूजर प्रॉम्प्ट है, इनपुट सर्च वैल्यू, यहाँ पे आप वैल्यू देंगे जो भी आपने सर्च करनी ना, यहाँ पे आप वैल्यू देंगे। फर्ज करें जी 45 सर्च करना है, एरे में कहीं ना कहीं 45 तो होगा ना, ये बना हुआ एरे, फॉर रो 0 to 49, ऊपर से नीचे जाएगा, लेकिन अभी रो 0 पे रहेगा, रो 0 पर कॉलम 0 अंदर आएगा, पर कॉलम 0 फिर 0 कॉलम, ठीक है। फर्ज करो ये है 0 रो 0 कॉलम, तो किसी भी रो और कॉलम पे उसको मिल जाएगी। और ये कंडीशन में क्योंकि सर्च करना है तो हमेशा इफ कंडीशन लगेगी। इफ डेटा एरे, एरे का नाम है, रो कामा कॉलम, रो कामा कॉलम, तो 0 रो 0 कॉलम पे ही अगर वैल्यू जो मैंने 45 इनपुट किया, ये 45 यहाँ पे आ गया और फर्स्ट को यहाँ 45 है, तो आउटपुट आ जाएगा फाउंड इट एट, डबल कोटेशन डाला हुआ है,
अच्छा, ये फाउंड इट एट, ये डबल कोटेशन में डाला हुआ है, यानी ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। एम पर्सन क्या करता है, दो स्ट्रिंग को मिलाता है, कॉलम जीरो एंड फिर स्पेस आ जाएगी रो जीरो, बस ये डिस्प्ले करना है। अच्छा, समझ आया? इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ तो नहीं है कि कोई न्यूमेरिक या इंटीजर वैल्यू? हाँ, अभी कोई तो ये लिखा नहीं हम है, हाँ सपोज कर हाँ, रहे हैं। सपोज कर रहे हैं। मतलब या तो नंबर होगा या कोई नाम होगा, हम सपोज कर रहे हैं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं। पर्पज ये था कि एरे डिक्लेयर, एरे यूज कैसे हो। समझ आया? जी बस कॉपी कर रहा हूँ। ये फाउंड इट एट एंड कॉलम क्यों है? वो ये कह रहा था ना कि किस रो और कॉलम पे आपको ये वैल्यू मिली है ना। तो मैंने कहा ना, जैसे मैं मैं कह रहा हूँ, डायरेक्ट कॉलम नहीं लिख हाँ, सकता? ठीक, एक देखो डायरेक्ट कॉलम क्या मतलब, देखो ये तो मैसेज आएगा ना, फाउंड इट एट, इसके बाद सीधा कॉलम नहीं लिख सकता, ये एंड जीरो, लगाना जरूरी देखो है? यहाँ पे जीरो कॉलम और जीरो रो, ठीक है, जीरो कॉलम एंड जीरो रो, या कॉलम वन रो टू पे मिला। और ये दो एंड के बीच में जो कोटेशन है, ये उसका बेसिकली नंबर है रो का? ये वाला, जी। ये स्पेस के लिए, अच्छा, वरना ये स्पेस। ये वरना ऐसे हो जाएगा ना, ये ऐसे हो जाएगा, क्या कहते हैं, जीरो जीरो ऐसे मिल जाएगा ना, अगर मैं ये वाली स्पेस नहीं आती, तो ये अच्छा। तो हाँ, नजर से समझ में कुछ नहीं आएगा ना। ठीक है, हो गया कॉपी। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ।